समाज व्यवस्था में होने वाले गैर कानूनी और गैर प्रकारों को किस प्रकार से रोक लगे, इनके संदर्भ में इनका एक अच्छा काम है। और उनके सहकारी यहाँ है राजा बासु, जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत है, और वो भी करप्शन जैसी मूवमेंट पर बहुत अच्छी तरह से उनकी एक्टिविटी चलती है। अब राष्ट्र सेवा योजना हम समाज को स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए हमारी एक्टिविटी चल रही है। आपके बनियान पे ही लिखा है नॉट मी बट फॉर यू, नॉट मी बट यू, मेरे लिए नहीं मैं आपके लिए कर रहा हूँ। वो ग्राम सफाई हो, स्वच्छता हो, अभियान हो। इसी प्रकार से समाज के हर एक वर्ग में कुछ व्यक्ति अपने दैनंदिन कामकाज के साथ समाज स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भी कुछ काम करते रहते हैं। इसी प्रकार से हम विभिन्न क्षेत्रों से गिने चुने लोगों को आपके सामने खड़ा करके कि इन सारी व्यवस्थाओं में किस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। और फिर ये टिका नहीं तो व्यवस्था टिकेगी नहीं, व्यवस्था टिकी नहीं तो देश टिकेगा नहीं। जो मैं हर वक्त कहता हूँ कि अभी भी वह सुबह नहीं हुई कि जिसकी सूरज की किरणों के माध्यम से हमारा जीवन स्वस्थ हो। आज की जो होने वाली सुबह है, हर रोज कुछ कुछ गलत बातें समझ हमारे कान पर आती है, हमारे विचारों में आती है, और हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ होने की वजह से अस्वस्थ हो जाता है। और इन्हीं कारणोंवश मैं अभी आपको आज के जो प्रमुख अतिथि है श्री पांचाल जी, वो अपने विचार मराठी और हिंदी भाषा में आपके सामने व्यक्त करेंगे। मैं उनको विनती करता हूँ आपके विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको परवानगी दे रहा हूँ। सर ये दीजिए, और सर गुप्ता सर को विनती करता हूँ वो फूल देके पांचाल जी का सम्मान करें। उसी प्रकार से राजा बसु जी को भी वो पुष्प देके उनको सम्मानित करें। थैंक यू वेरी मच सर। शुरू करा मराठी हिंदी तुम्हाला ज्या लँग्वेज मध्ये कम्फर्टेबल वाटेल। तो बच्चों, आप यहाँ जिस काम के लिए आए हो, स्वच्छता अभियान, जैसा सर ने बताया है, समाज में हर अंग में, हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के हर शाखा में करप्शन जैसी बातें जो हमारे समाज का, देश का और सभी का स्वास्थ्य खराब करती है, तो उसको स्वच्छ करना भी हमारा ड्यूटी बनता है। हमारे संविधान में, हमारी जो राज्य घटना है, उसमें आप करप्शन के खिलाफ में काम करें, ये आपका मूलभूत कर्तव्य है। और हमने हमारे लीगल फील्ड से, यानी कि एज अ लॉयर, हम समाज में की जो बुराई है उसको निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम अपने लोगों को एजुकेशन के माध्यम से, यानी कि शिक्षा के माध्यम से पावरफुल नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम हम पूरी तरह से कर नहीं सकेंगे। ओके, तो आपको मैं ये जो आपको बातमी दिख रहा है, किड्स फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज टू बेनिफिट फ्रॉम RTI, GR मतलब गवर्नमेंट रेजुलेशन। तो ये केस आपको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 20A यानी कि 21A के तहत उम्र के 14 साल तक सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिली, ये उनका मूलभूत अधिकार दिया गया है। इस मूलभूत अधिकार को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में एक कानून पास किया जिसका नाम है राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। ये कानून के माध्यम से कोई भी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो, कॉन्वेंट हो, कोई भी स्कूल, उसका 25% कोटा इस कानून के माध्यम से भरा जाता है। बच्चों को 1 रुपया फीस देने का ज़रूरत नहीं होता है। तो उनका जो फीस होता है वह फीस राज्य सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर बकाया करना होता है। यानी कि तुम्हारी फीस, बच्चों की फीस, ये कानून के तहत गवर्नमेंट देती है। तो ये कानून में जो अभी सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको फ्री एजुकेशन मिले, तो साहजिक है कि सब बोलेंगे कि बाबा हमारा बच्चों को भी तुम फ्री में एजुकेशन दो। इसीलिए कानून में उन्होंने 2 कैटेगरी बनाया है कि वो कैटेगरी में जो बच्चा आएगा उसको अधिकार मिलेगा। तो 2 कैटेगरी कौन सी है कि हम पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, उसको हम डिसएडवांटेज ग्रुप, ऐसा पहला व्याख्या है। दूसरा है वीकर ग्रुप, यानी कि इकोनॉमिकली गरीब। अभी जो आर्थिक आधार के ऊपर जो आरक्षण का अभी जो मामला चल रहा है, वैसा कंसेप्ट जो पिछड़े नहीं हो लेकिन आर्थिक मागास हो।
तो वैसा 2 कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाया था, वो केंद्र सरकार ने बनाया शासन है पूरे देश के लिए। तो इसको लागू करना है, तो लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने हर राज्यों को अधिकार दिया है कि आपके राज्य में ये कानून को लागू करना है। और लागू करने के लिए आपका जो बजट है, अभी किसी राज्य में ज़्यादा बजट होता है, कोई राज्य कम बजट वाला होता है, तो अपने अपने हिसाब से आप लोगों को एक इनकम तय करना होता है कि उसके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो पिछड़ा है, ये आर्थिक दृष्टया मागास है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1 लाख रुपया जिनके माता पिताजी का इनकम हो सालाना और उसके नीचे आता है 1 लाख या उसके नीचे, तो उसको वीकर सेक्शन कहा जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। तो उनको ये कानून के तहत फ्री में एजुकेशन मिलेगा। किसी और राज्य में आपको 2.5 लाख 3 लाख तक ये बेंचमार्क सेट हुआ है। ओके, अभी रहा बात पिछड़ा डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें कौन आता है? तो हमारे राज्य में जितने भी क्लासेस को, जितने भी लोगों को बैकवर्ड करके कहा गया है। अब हमारा महाराष्ट्र में बैकवर्ड कौन है? SC ST तो पूरा इंडिया में है, OBC, उसके बाद में हमारा महाराष्ट्र में DNT है, VJNT है, अब NT है, यानी कि अलग अलग जितना भी लोग हैं जिनको हमारा गवर्नमेंट ने तुम बैकवर्ड है ऐसा उनको कैटेगराइजेशन किया है, ऐसा सभी बच्चों को। अभी इसका मतलब क्या होता है? आप पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, तो उस टाइम को आपका पिताजी का माताजी का इनकम कितना है ये देखा नहीं जाएगा। तो ये स्कीम कानून का है। ओके, अभी ये स्कीम को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल बनाया। रूल बनाते समय उन्होंने क्या किया, अभी इनको आपको शायद पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है हमारे राज्य में, वो सभी के सभी स्कूल है वो आपको ज़्यादा करके पॉलिटिकल लोगों के, यानी कि नेताजी के मिलेंगे। ओके, तो 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख तक पहली कक्षा में आपको जाएंगे तो फीस देना पड़ता है। अभी मान लो तुम्हारे कॉलेज में 1000 की संख्या है, 1000 में से तुमको 250 फोकट में एजुकेशन देना है, फोकट में, यानी कि गवर्नमेंट तुमको पैसा देगी। अब गवर्नमेंट से तुम 5 लाख फीस नहीं ले सकते हो। ओके, तो उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्हीं के स्कूल है, तो ये कानून को लागू नहीं करने का उनको। तो उन्होंने क्या किया कि जितना ज़्यादा हो सके उतना वो कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उसको ही कमज़ोर करने का काम किया। उन्होंने क्या किया, ये जो डेफिनेशन थी, व्याख्या थी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, उसको बदल करके SC ST इनको छोड़ करके बाकी जितने अपने महाराष्ट्र में बैकवर्ड लोग थे उनको निकाल करके उनको लाकर बिठा दिया वीकर सेक्शन के ग्रुप में। यानी कि उसका मतलब ऐसा होता है, आप मान लो OBC हो, VJNT हो, NT हो, DNT हो, उसके बावजूद भी आपके माता पिता का इनकम अगर 1 लाख से नीचा हो तो ही आपके बच्चों को उसमें फ्री एजुकेशन मिलेगा। अब ये कितनी बड़ी आयरनी है कि आप अगर कोई OBC का एग्जाम्पल के तौर पे एक OBC है, ओके, तो OBC का बेनिफिट उसको मिलेगा, उसका जो एनुअल इनकम है 6.5 लाख या 7 लाख का सेट किया वाला है, यानी कि आप नॉन क्रिमिनल हो। ओके, तो 7 लाख रुपये इनकम रहने के बावजूद आपको OBC का पूरा बेनिफिट मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में, मतलब मेडिकल कॉलेज बोलो, आपका कोई भी अदरवाइज कॉलेज बोलो या नौकरी बोलो। लेकिन उसी बच्चों को, छोटा है, उसी बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका इनकम 1 लाख से ज़्यादा है। तो ये काम गवर्नमेंट ने किया था। अभी मैंने आपको इसलिए बताया है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा बात बताया एजुकेशन के लिए। वो बोलते हैं कि एजुकेशन में इतना पावर नहीं होगा कि उसके माध्यम से आप सरकार में आएंगे, आप सत्ता में आएंगे, आप राजा बनेंगे, लेकिन उसमें इतनी ताकत ज़रूर है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो फिर ये मेरे नज़र में एक ऐसा केस आया कि एक प्रोफेसर के लड़के को, प्रोफेसर मतलब एक असिस्टेंट टीचर थे, उनकी लड़की को पूना में एक अच्छे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला RT के तहत, बिकॉज वो SC को बिलोंग करता है, ST को बिलोंग करता है। उसको एडमिशन मिलने के बावजूद भी वहाँ का जो मैनेजमेंट है, कॉलेज है, वो एडमिशन देने को तैयार नहीं, बिकॉज उनका फीस 3 लाख रुपया अदरवाइज है। तो 3 लाख रुपये लेके आओ, बोला हमको इसमें नंबर लगाए तो नंबर नहीं मिलेगा। तो हाईकोर्ट में आ गए। हाईकोर्ट में आने के बाद में ये किस्सा मेरे सामने आ गया। तो फिर मैंने वो तो केस सेपरेटली चलाया, लेकिन ये पिटीशन मैंने खुद पार्टी बन के, आपने नाम सुना होगा पेपर में, आजकल आप कोई भी पेपर लेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी पेपर, तो आपको PIL बोल के शब्द मिला होगा सुनने को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसा होता है कि समाज के कोई भी अंग में किधर कुछ बुराई है और जिनको उसका लॉस होता है, यानी कि विक्टिम है, वो लोग गरीबी की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से कोर्ट में आ नहीं सकते हैं, अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो समझो आपको बात पता लगी, आपको मालूम है कि उनका अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा है, छीना जा रहा है, आप क्या कर सकते हो? तो आप उनके बदौलत, उनके नाम के ऊपर आप खुद पार्टी बन के कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हो। उसको कहा जाता है PIL। वो PIL में आपका खुद का कुछ लॉस नहीं है, लेकिन आप
आपके जो भाई बंद है, देखो हमको कॉलेज में हम सारे भारतीय हैं, सारे भारतीय हम भाई है, बहन है, बांधव है, ऐसा कहा जाता है। तो हम अपने भारतीय भाइयों के लिए हम कोर्ट में जाके एक याचिका लगा सकते, ऐसा उसको कहा जाता है PIL। तो उसी तरह से मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL लगाया था। और केंद्र सरकार का जो कानून है उसको तुमने बिगाड़ दिया है महाराष्ट्र में, उनको तुमने डैमेज किया है, और आपने जो रूल बनाया है वो रूल गलत तरीके से बनाया है, ऐसा मैंने पिटीशन फाइल किया था। वो पिटीशन के ऊपर 2 साल कोर्ट में केस चला, बहुत झगड़ा हुआ गवर्नमेंट के साथ में। लास्ट में उन्होंने मान लिया कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ। ये गलती इतना बड़ा था कि ये पिटीशन का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक 2 साल हर सालाना महाराष्ट्र में लगभग 1.5 लाख बच्चों को इस कानून के तहत एडमिशन मिलता है फोकट। ओके, तो 1.5 लाख बच्चों का, यानी कि पिछड़े बच्चों का, मागास वर्गीय बच्चों का, गवर्नमेंट ने ऐसा फालतू कानून बना करके 2 साल उनका जो मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, उसको ख़त्म करने का काम किया था। इतना बड़ा गलती गवर्नमेंट ने किया था, उन्होंने मान लिया। अभी वो गलती मानने की वजह से कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि आपको तुरंत आपके रूल में अमेंड करना होगा और जो कानून है केंद्र सरकार का उसको एज इट इज़ लागू करना होगा। तो उन्होंने तुरंत एक GR निकाला, यानी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाल करके वो जो गलती किया था वो गलती को सुधार दिया। तो उसका फ़ायदा ऐसा हुआ लास्ट ईयर को जब मेरा ये रिज़ल्ट आया, तो लगभग 1,26,000 बच्चों को, पिछड़े जाति के बच्चों को और विकर सेक्शन के बच्चों को इस कानून के तहत महाराष्ट्र में एडमिशन मिल गए। तो ये शिक्षा क्षेत्र में हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को उन्होंने बिजनेस करके रखा है, शिक्षा। तो मैनेजमेंट का लोग एजुकेशन इम्पार्ट करना, शिक्षा देना, लोगों को शिक्षित बनाना, ये जो बेसिक पर्पज़ है उसको बाजू में रख करके उस माध्यम से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसा कमाए इसके पीछे लगे हैं। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको तो हमारे संविधान के तहत काम करना होता है। तो उन्होंने काम करने के बावजूद भी ये जो सत्ता में बैठे हुए वही लोग हैं, ये इस तरह से गलत काम करते हैं। 4 years आफ्टर SC ऑर्डर ऑन ऑक्विटल्स, नो स्टेट कॉप हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अभी इसमें आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। मान लो पुलिस ने आपको एक आधे झूठे केस में अटका दिया, आपका केस चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। आप मान लो सरकारी नौकर है, आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको काम से भी निकाला जाएगा। 5 सालों के बाद में, 10 सालों के बाद में कोर्ट में जब आपका जो इनोसेंस है अपहोल्ड होएगा, आप निर्दोष थे, आपको ऐसा न्याय मिलेगा। लेकिन उस टाइम तक अपना कितना हरासमेंट हुआ, आपका जॉब चला गया, सोसाइटी में आपका बदनामी हुआ। ओके, तो इसका किसकी वजह से हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई केस उसका एक्विटल में अल्टीमेटली रिजल्ट होता है तो उसका 2 मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग होता है, समझो आप मान लो रियली में आप क्रिमिनल है, आपने क्राइम किया था लेकिन आप छूट गए। ओके, तो उसका 2 मीनिंग क्या होता है? या तो जो रियल में गुनाह किया वो गुनहगार छूट करके रास्ते पे चल रहा है, फिर से गुनाह करने के लिए रास्ते पे आज आज़ाद है, इसके लिए गलती किसका है? पुलिस डिपार्टमेंट का। ओके, अगर वैसा उसका मीनिंग नहीं है, अगर वो जो छूट के निकला है वो गुनहगार नहीं है, तो कौन था? वो इनोसेंट था। लेकिन वो पुलिस ने उस इनोसेंट आदमी को झूठा केस में डाल करके उसको सालों साल सड़ाया। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? फिर से पुलिस है। ओके, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर राज्य में ऐसी एक व्यवस्था लगा दी है कि कोई केस का रिजल्ट अल्टीमेटली एक्विटल में होता है तो वो केस का छानबीन करना चाहिए, उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट होता है उसका छानबीन करना चाहिए। और उसमें अल्टीमेटली गलती किसका होता है? इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी का। इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी यानी कि पुलिस भी है, कुछ केसेस CBI की तरफ जाता है तो CBI भी है। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसका क्या रोल था? क्या उसने जानबूझ के इसमें किसी को फंसाया था? क्या उसने जानबूझ के किसी को छूटने के लिए मदद किया था? तो ऐसा अगर सामने आता है तो वैसे ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई हो। तो इनडायरेक्टली क्या होगा? कोई भी ऑफिसर पुलिस का किसी गरीब, इनोसेंट और सामान्य आदमी को केस में फंसाने के पहले 100 बार विचार करेगा। ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिया था और सभी राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि आपको ये सिस्टम लागू करना पड़ेगा। हमने RTI लगा के गवर्नमेंट को पूछा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 4 साल के बाद में ऐसा कानून गवर्नमेंट ऑफ, अभी आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है हमारे देश का कानून बनता है। हमारे संविधान में एक प्रोविजन है, आर्टिकल 141, वो क्या बोलता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी द लॉ बाइंडिंग अपॉन ऑल द अथॉरिटीज इन इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो हमारे देश का कानून बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कानून है उसको लागू किया या नहीं किया, हमने RTI लगाया। RTI लगाने के बाद में पता चला आज तक सुप्रीम कोर्ट का कानून को भी इन लोगों ने लागू नहीं किया। अभी जो पहला न्यूज़ आपको बताया उससे रिलेटेड ये पोस्ट है, ये हर साल को रिपोर्ट निकलता है। अभी आपने सुना होगा ये 498A का जो गुनाह होता है 498 का, उसमें केस बना तो हस्बैंड के खिलाफ में केस बनने के बावजूद में उसके घर में जितना भी लोग हैं
सभी को केस में अड़का जाता है। ऐसा केसेस वो हस्बैंड का बूढ़ा माँ बाप भी लोग उसमें फंस जाता है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस हमारा जो नेशनल डेटा निकलता है उसमें से सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि कोई भी 498 केस में ऐसा किसी को फंसाने का नहीं, अरेस्ट ही नहीं करने का। अभी अगर समझो किसी के ऊपर 498 का केस बनता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये सब ऐसे केसेस देख करके आगे चलो। अभी ये सर्विस का मैटर है, मैं आपको हाँ ये इसको रुको। अब ये दिख रहा है, आफ्टर 7 years इन जेल फॉर रेप ही डिड नॉट कमिट, मैन वांट्स टू एंड हिज लाइफ। ये आदमी गोपाल शेट्टी नाम का था। ये मतलब एक लाइव एग्जांपल आपको बताएगा, मतलब जो अभी मैंने बताया उसका, ये अपना क्लाइंट है। ये 2009 में एक झूठे केस में एक घाटकोपर में इनका फैमिली था, इनको 2 लड़कियां थी, एक होटल में एक मैनेजर के तौर पे काम करते थे। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेप हुआ, वो रियल क्रिमिनल मिला नहीं, पुलिस वालों ने, वो रियल क्रिमिनल का नाम गोपी था, इनका नाम गोपाल था, तो गोपाल को गोपी बना के इनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने की वजह से इनका वाइफ जो है, इनका माँ और पिताजी, बूढ़ा था, पिताजी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया इमीडिएटली। वाइफ जो था, वाइफ इनका अभी जो घर का जो बेड अर्निंग मेंबर है वही अगर जेल में गया तो उसका रोजी रोटी का सवाल बन गया। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, वो वाइफ ने 2 लड़कियों को रास्ते पे छोड़ करके, उसके सामने भी शायद कोई चारा नहीं होगा, उसने किसी तीसरे के साथ में शादी कर ली। अब वो 2 लड़की कहाँ है? वो 2 लड़की आज भी एक क्रिश्चियन मशीनरी एक काम चलाती है। वो 2 लड़कियाँ आज वो स्कूल में आज भी है। अब ये आदमी 2015 में छूटा। हाईकोर्ट ने बोलता है, हाईकोर्ट ने इनको जब छोड़ा तो बोला कि ये केस में इनको गोपाल को गोपी बना करके पुलिस ने इनको झूठे केस में अटका दिया। ये लाइव एग्जाम्पल है। और इनके साथ में जो हुआ ऐसा और किसी के साथ में ना हुए, इसलिए हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगा के हमने गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन यानी कि नुकसान भरपाई मांगा है कि इनके साथ में जो जुल्म हुआ है उसका इनको नुकसान भरपाई यानी कि कॉम्पेंसेशन डैमेजेस मिलना चाहिए। ऐसा हमने याचिका चलाई है। अभी आपने सुना होगा, हम इंडिया में हम कहते हैं कि हम लोकशाही देश है, लोकतंत्र का देश है, और हम कहते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर यानी कि लोक कल्याणकारी, जिसमें लोगों का कल्याण हो। ओके, तो जिस देश में ऐसा कंसेप्ट है कि लोक कल्याणकारी देश हो, तो वहाँ के जो क्रिमिनल लोग भी है, अब क्रिमिनल मतलब क्या, दुश्मन नहीं होते, छोटा मोटा कोई गलती हो गया तो उससे क्राइम हो जाता है। अभी समझो किसी से एक गलती हो गया, रियल में क्रिमिनल है, छोटा मोटा उसने क्राइम किया तो जेल में जाके सज़ा भोग के आएगा। ओके, उसके बाद में क्या आपको परमानेंटली वो आदमी को सोसाइटी से निकाल के फेंकना है? क्या उसको ब्रांड लगा देना है कि तुमने क्राइम किया तो अब तुम मतलब तुम दुश्मन है समाज के? तो लोक कल्याणकारी देश में समाज का जो शासन है, समाज की जो ड्यूटी है, उसको फिर से जीने का मौका मिलना चाहिए। ओके, तो उसके तहत वो आदमी को रिहैबिलिटेट करने का है ताकि वो फिर से इंसान करके जिए। ओके, तो गवर्नमेंट अभी बोलती है कि हम जो लोग रियल में गुनहगार है उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, ऐसा पेपर पे कहती है। लेकिन ये जो आदमी है, अभी इनकी याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ये कहते हैं कि मैं तो इनोसेंट था, लेकिन मेरे को 7 साल जेल में रख के मेरे पूरे परिवार को तुमने ख़त्म किया, मेरे को रिहैबिलिटेट करो। तो ये केस अभी हमारा कोर्ट में पेंडिंग है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा बाद में पता चलेगा। ये हिंदूराव इंगले नाम के, जब हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध में ये वन ऑफ द फाइटर थे, शोल्डर थे। इनको इनके पैर पे 6 गोलियां लगी थी। इसकी बदौलत इनके पैर में आज 6 स्क्रूज है। ओके, ये चल नहीं सकते, देखो आपको बैठ के है, उनके हाथ में लाठी है। तो इसका मैं बैकग्राउंड को बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने उस टाइम को यानी कि 1971 को एक GR निकाला था, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला था कि जो लोग महाराष्ट्र से हमारे भारत पाकिस्तान के युद्ध में जाकर लड़े, शहीद हुए, या उनको युद्ध के समय इंजरी हुई, या उनको मेडल मिला शौर्य के लिए, तो ऐसे तीनों लोगों को, तीनों में से कोई कैटेगरी में आएगा तो ऐसे लोगों को महाराष्ट्र सरकार 10 एकड़ लैंड देगी उसको एग्रीकल्चरल के लिए, और रहने के लिए उसको 3 गुंठा प्लॉट देगी। ओके, ये कानून है। अभी ये आदमी जो है उस समय से गवर्नमेंट के पीछे लगा था कि आप मेरे को ये मेरा जो हक है वो दो। ये आदमी को हक नहीं मिला। देखते देखते 40-45 साल निकल गए, और 2015 के आसपास ये आदमी बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऐसा आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा शायद भिखारी हो, लेकिन ये भिखारी नहीं, ये देश का युद्ध लड़े वाला आदमी है। इसको जब मेरा नज़र मुलाकात हुआ तो मैंने इनके हाथ में पेपर देखे तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा
कि ऐसा देशभक्त लोग जो रियल में देशभक्त है, जो बॉर्डर पे जाके हमारे देश का जो डिफेंड करता है, उनके साथ में ये होता है हमारे समाज में। तो हमारा ड्यूटी बनता है, हम भी देश के नागरिक है, आज हम इधर सेफ है तो इन्हीं लोगों की बदौलत सेफ है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके लिए कुछ करे। तो फिर हमने इनके नाम से हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया कि इनको हक मिले। ओके, ये केस 2 साल चला। इसमें ऐसा रिजल्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, इनको जो हक है 10 एकड़ ऑफ लैंड वो दिया जाए। दूसरा बात, इनको रहने के लिए 3 गुंठा प्लॉट दिया जाए, जहाँ भी आप इनको ज़मीन देंगे उसी जगह पे आप इनको 3 गुंठा प्लॉट देना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट। प्लस में आपने गलत तरीके से इनको नाकारा 40 साल तक, इसके लिए गवर्नमेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फाइन लगाया 50,000 रुपये का इस केस में। तो अभी ये केस में इनको, ये सातारा से बिलोंग करते हैं, तो सातारा में इनको 10 एकड़ लैंड दिया जा रहा है। और ये 50,000 रुपया जो दिख रहा है आपको, स्टेट पेज एक्स आर्मी ड्राइवर 50,000 ऑन कोर्ट्स ऑर्डर, तो इनको 50,000 का बकाया भी हो चुका है। तो आगे चलो, ये उसी है, देखो, युद्धातील जखमी सैनिकाला 50 वर्षांनी न्याय। ऊपर दिख रहा है, देखो, न्यायालयीन लढाईत यश, भारत पाकिस्तान युद्ध, कसण्यासाठी मिळणार 10 एकर शेत जमीन आणि राहण्यासाठी 3 गुंठे जागा। ये कभी मिला इसको? 50 साल के बाद में। ये हमारे हालात है। तो आपको लॉ फील्ड में बहुत है करने के लिए, समाज के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस है, आप सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। थोड़ा आगे चलो। अब ये दिख रहा है आपको, ये कौन है मालूम है? ये हमारे बंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। अब ये ऊपर देख रहे, भारतीच्या अधिसारा चपरात पुलिस अधिकाऱ्याला दिलेली वेतन कपातीची शिक्षा मॅटकडून रद्द। अभी आपको मैं संक्षिप्त बता दूँ ये क्या किस्सा है। हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो लोकतंत्र है उसका परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। लोकशाही मतलब क्या होता है? लोकशाही में समझो कोई आदमी ने कुछ गुनाह किया, ओके, तो उसको कानून के प्रावधान के तहत शिक्षा मिलता है। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, इसका भी कानून में प्रावधान होता है। मान लो आप रास्ते पे चल के सिगार पी रहे हो, और समझो कानून है रास्ते पे चल के सिगार पीना वो कानूनन गुनाह माना जाएगा। वही कानून में लिखा जाता है कि ऐसा गुने को शिक्षा क्या मिलना चाहिए, 1 दिन का जेल, 2 दिन का जेल, 1000 रुपये का फाइन, ऐसा व्हाटएवर, ओके, शिक्षा का प्रावधान होता है। उसी तरह से जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो काम करते समय अपने पद का अगर गैर इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उनको भी वो डिपार्टमेंटल रूल के तहत शिक्षा मिलती है। अब उसमें काम से निकालना, डिसमिस करना, रिमूव करना, सस्पेंड करना, प्रमोशन नहीं देना, ऊपर की रैंक से नीचे रैंक पे लाना, ऐसी शिक्षाओं का प्रावधान है। ओके, तो ये केस ऐसा हुआ कि अपने 2013 के आसपास एक किस्सा हुआ था मुंबई में कि एक कोई आदमी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था घरों का, परमिशन के बगैर। तो वहाँ पुलिस को मालूम हुआ, ये वहाँ पे गए और हमको तो हमारा हफ्ता नहीं मिला, हमको हमारा हफ्ता दो। एक आदमी गया, तो बाकी को मालूम हुआ। ऐसा करते हुए 1 2 3 4 एक पुलिस स्टेशन, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन का 35 पुलिस वाला लोग जाके वो हफ्ता लेने का काम किया। और वो जो देने वाला आदमी था उसने पूरा इसको लाइव रिकॉर्ड किया, और लाइव रिकॉर्ड करके उसने पूरा मीडिया को दिया। पूरा का पूरा टीवी चैनल पे एक खबर फैल गया कि पुलिस वाला लोग जाके उसे हफ्ता ले रहा है और वो दे रहा है। ओके, तो उसी पुलिस स्टेशन में वहाँ का जो हेड था, जो बॉस था वहाँ का, उसका नाम है धनंजय बागायतकर, उसका इसमें कुछ रोल नहीं। ओके, इस आदमी ने उसको शिक्षा दिया, ये आदमी ने, कि तुम्हारा जो हाथ के नीचे का काम करने वाला लोग है वो गलत काम किया, तुमने उनको रोका नहीं। ओके, क्राइम तो किया किसी और ने, उनको किसी को कुछ मिला नहीं, कुछ केस नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा था बोला आपने उन लोगों को ये नहीं सिखाया कि इंडिया में लांच लेना, ब्राइब लेना गुनाह है, इसके लिए उनको सज़ा दिया। अब उनको जो सज़ा दिया था वो ऐसा सज़ा दिया था कि जिसका कोई कानून में लेन देन नहीं है। तो उनका केस हमने मैट में फाइल किया। मैट यानी कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है उनके लिए सेपरेट कोड होता है सर्विस का। वहाँ पे केस गई। केस जाने के बाद में इनका जो ऑर्डर था वो बोला कि तुमने हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ में ऑर्डर किया है, इसके लिए उसको रद्द। सुप्रीम कोर्ट अमीरों के लिए स्वर्ग बन गया है, यानी कि गरीब आदमी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। ओके, आगे चलो। पैसे ना हो तो न्याय के लिए अदालत की और देखना भी गुनाह। जस्टिस खरे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो खुद कह रहे। आगे चलो। अरे लाइट गई क्या? ओके चलो ठीक है। तो लाइट आएंगे तो मैं आगे का और दिखाएगा आपको। आपको बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? उसके लिए भी है एक, हाँ, अगर उनके माता पिता का, पेरेंट्स का इनकम 1 लाख के नीचे हो तो उनके बच्चों को भी वो कानून के तहत फ्री ऑफ एनी फीस वो एडमिशन मिलता है।
आप फिर एडमिशन जिस कॉलेज में लेंगे वो उसका स्कीम ऐसा है कि आप जो जहाँ रहता है आपका घर से 3 किलोमीटर रेडियस, यानी कि आपका घर से पूरा 3 किलोमीटर का जो दायरा है उस दायरे में जो स्कूल है उसमें आपका पहला अधिकार बनता है। अगर उस दायरे में स्कूल नहीं हो तो उसके फिर दायरे को बढ़ा करके 6 किलोमीटर किया जाता है। ऐसा करके आपके घर से 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल है इसको ऑनलाइन फॉर्म निकलता है और ये काम करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन फिलिंग करने का। आपको सिर्फ वो जब अपना हमारा जो एकेडमिक ईयर चालू होता है उस टाइम को आपको सिर्फ वो याद रखना है कि कब चालू होता है। ये तकरीबन मार्च और अप्रैल के आसपास चालू होता है। वो निकाल करके आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो ऑटोमेटिकली लॉटरी सिस्टम से आपको नंबर मिल जाएगा। वो नंबर का पर्चा लेके प्रिंट लेके सीधा स्कूल में जाने का आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये ऐसा स्कीम है। वेबसाइट आपको अपना राइट टू एजुकेशन RT के नाम से भी आप अगर गूगल में जाएगा ऑनलाइन एडमिशन करेगा तो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन अंडर RT करके आप सर्च करें तो मिल जाएगा। आया? अभी आप कॉमर्स में पढ़ते हो ना? तो कॉमर्स में भी आपको लॉ के शायद कुछ सब्जेक्ट होंगे, जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो देखो लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे प्रोफेशन को, लॉ प्रोफेशन को नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है। और दूसरा है डॉक्टर का प्रोफेशन। ये क्यों कहा जाता है? कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि लॉ का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर के प्रोफेशन से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास में जाने का गरज नहीं करता है। ज़िंदगी में ऐसे तुमको हज़ारों नहीं लाखों लोग मिलेंगे जो एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, एकदम हेल्दी परफेक्ट, ओके, जिनको ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास में जाने का ज़रूरत नहीं करता है। लेकिन उन लोगों को समाज में अपना अधिकार, अपनी ह्यूमन डिग्निटी, इनके साथ में अगर जीना हो तो लॉयर का समाज में होना बहुत ज़रूरी हो। चाहे वो खुद कभी कोर्ट में ना गया हो लेकिन वो अपना अधिकार के साथ में जी रहा है, वो सिर्फ लॉयर का बदौलत है। इसलिए आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। शेक्सपियर का जो ड्रामाज है, उनका 32 ड्रामाज है, वो उन ड्रामाज में से एक ड्रामा में उन्होंने कहा है, उनमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम है बूचर द डिक। उसका माइंड में ऐसा चल रहा है कि वो जो राजा है उसका राजा का राज्य हम डिथ्रोन करवाएंगे, यानी कि उसको हकाल देंगे राजगद्दी से। वो फिर उसका आइडिया क्या, कैसा करने का ये प्लान को, वो बोलता है कि सबसे पहला राज्य में जितने भी लॉयर लगे उनको पकड़ो, उनको ख़त्म कर दो। तो बोलता है ये करने से ऑटोमेटिकली राजा को गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा? मान लो जिस दिन लॉयर लोग नहीं है समाज में, ओके, तो समाज में जितना भी क्राइम होता है, ओके, पुलिस लोग उनको उठा के अंदर डालती है। अब सही मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में लॉयर का रिप्रेजेंटेशन के बगैर जज कुछ नहीं कर पाता। जज को कुछ मालूम नहीं, कुर्सी पे बैठा होता है, क्या सच है क्या झूठ है, ओके। तो लॉयर है इसलिए समाज में शांतता है। अगर लॉयर ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, दूसरे दिन से समाज में एकदम पूरा लॉलेसनेस, जंगल राज हो जाएगा। जिसकी लाठी उसका भैंस, ये पूरा राज चलता है। तो इसे लॉयर की बदौलत ये हमारा डेमोक्रेसी परफेक्ट रहता है। इसलिए लॉयर लोगों को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आ गया ना? हाँ, अब ये देखो, ये क्या मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट केस वेयर इन अपील इज हर्ड एंड द अपीलेंट इज फाउंड नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड फ्रॉम ऑफेंस फॉर विच ही हैड ऑलरेडी अंडरगॉन द एंटायर सेंटेंस। मतलब उसने गुनाह नहीं किया था, उसके लिए भी उसने पूरा एंटायर सेंटेंस, यानी कि उसमें रेप का केस था, उसको 10 साल जेल में सड़ना पड़ा। 10 साल के बाद में वो हाईकोर्ट बोल रही है, इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट केस वेयर इन अपील इज हर्ड एंड अपीलेंट इज नॉट फाउंड गिल्टी कभी एंड एक्विटेड फ्रॉम द ऑफेंस फॉर विच ही हैड ऑलरेडी अंडरगॉन द एंटायर सेंटेंस। मतलब पूरा सजा काटने के बाद में उसको कहा गया हाईकोर्ट से आप निर्दोष है। ऐसे किससे आते हैं? अभी ये समाज में ज़्यादा करके किसके पास में होता है? जैसा आपने पहले सुना था, पहले एक स्लाइड में देखा था, अगर आप गरीब हो तो न्याय के लिए दरवाज़ा कोर्ट का खटखटाना भी गुनाह माना जाएगा। तो किसके साथ में होगा? मतलब समाज में का जो दबला हुआ, पिछड़ा हुआ, जो निचला लोग है, ओके, यानी कि गरीब लोग है, ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा करके किससे होते हैं? बड़े आदमी को तो 2 घंटे के अंदर बेल मिलती है। सलमान खान का तो आपने सुना होगा, ओके। तो ये जो समाज का ये जो बुराई है, इस बुराई को काम करना भी हमारा स्वच्छता अभियान है। और इसको तुम आगे चल के अगर आपको लगता है ये लॉ ऑफ प्रोफेशन उसमें आना चाहिए
तो आपको बहुत सारी करने के लिए, समाज के लिए बहुत सारा कुछ मिलेगा। आपको समाज के लिए करना है तो आपको गरज नहीं है कि आप सत्ता में जाके बैठे, पीएम बने, सीएम बने, मिनिस्टर बने तभी कुछ कर पाएंगे। ओके, आप अगर लॉयर बनेंगे, ऐसा गरज नहीं है कि आप पूरा का पूरा केस फोकट में चलाओ। आप 10 केस चलाएंगे, 10 में से 2 केस भी ऐसा चलाया समझो फोकट में गरीब के लिए, तो आपको एक तो समाधान भी मिलेगा और गरीबों का हक भी उनको मिल जाएगा। तो आप अपना पैसा भी कमाएगा 8 केस में से, उसी टाइम आप समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ओके आगे चलो। अभी ये देखो नेक्स्ट, जेल नहीं जाएंगे उपकार के दोषी। ये कौन है उपकार? दिल्ली में एक घटना घटी थी, एक सिनेमा हॉल में आग लगी थी, उसमें कई सारे लोग वो सिनेमा हॉल के अंदर ही जल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के हिसाब से अगर ऐसा कुछ घटना होती है तो सब लोगों को आसानी से बाहर निकलने के लिए जो स्पेस चाहिए उस हिसाब से आपका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि खुला 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 और चारों तरफ से रास्ता होना चाहिए। अब ये लोग क्या करता है, जहाँ पे ऐसा करेंगे तो आप 50 लोगों को बिठा पाएंगे, तो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए 50 की जगह पे इन्होंने 200 लोगों को बिठा दिया चिटक चिटक के। ऐसा कुछ घटना घटी तो आप सब जनों भागने को चालू करता है, तो उसमें कोई बाहर नहीं निकल पाता है। टेम्पेस्ट टाइप मतलब चेंगरा चेंगरी, उसमें ऐसा घटना हुआ, सबके सब लोग अंदर ही जल गए। अब इतने बड़े लोग हैं ये जो दो लोग दिख रहे हैं आपको, ये वो मालक है। ये सब लोग मरने के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में इनको दोनों को 20-20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, बोला आप जेल में बच जाओ। यानी कि बाकी लोग जेल में जाके 10-10 साल डालेगा, ये लोग 20-20 करोड़ लेके छूट गया। यानी कि आप गरीब है तो आपको जेल में जाके 10 साल रहना है। आपका जो लिबर्टी होता है ना, 1 घंटे का लिबर्टी आपसे मतलब मान लो छीन लो, आपको इधर ही बैठना है, उठने का नहीं है। आपको तब पता लगेगा लिबर्टी का वैल्यू क्या होता है। ऐसा कहा जाता है, यू नेवर नो वैल्यू ऑफ लिबर्टी अनलेस यू आर डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी। जब तक आपसे आपका स्वतंत्रता छीन के नहीं लिया जाएगा तब तक आपको उसका वैल्यू नहीं समझेगा। तो जो लोग जेल में जाते हैं ना, तब उनको समझता है कि फ्रीडम का वैल्यू क्या होता है। आप बाहर हो, आपके दिल से कुछ भी कर सकते हो, आप अंदर गए, आपका लिबर्टी ले लिया गया। हेडलाइन, ओके। आफ्टर सर्विंग 5 ईयर जेल टर्म, मैन क्लियर्ड ऑफ रेप चार्ज बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। अब ये भी केस में ऐसा मामला हुआ था, 5 साल उसने जेल काटी, उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आपने कुछ गुनाह नहीं किया था, आपको छोड़ दिया जा रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जज होके गए, जिनको पूरा दुनिया में रिस्पेक्ट मिलता है, उनका नाम है कृष्णा अय्यर। आपने सुना होगा नाम किसी ने, जस्टिस कृष्णा अय्यर का। कृष्णा अय्यर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत ब्यूटीफुल बात कही, सटारिकल वे में। ओके, उन्होंने कहा है, इफ़ यू आर रिच गेट द बेल, इफ़ यू आर पुअर गो टू जेल। ये हमारा समाज में आज भी चल रहा है। अब इसके ऊपर कौन काम करना चाहिए? वो आप ही है। आप हमारे देश के आने वाले समय में भविष्य बनने वाले हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये इसके ऊपर काम करें। इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत आपको पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी है। आगे इसके लिए आपको लॉयर बनना पड़ेगा। अगर लॉयर नहीं भी बने तो भी आप PIL डाल सकते हो। ऐसे कई सारे लोग हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में आज, लॉयर ना रहते हुए भी वो हमेशा बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसे ही समाज के समस्याएं को लेके खुद आते हैं, पार्टिंग पर्सन अपीयर होते हैं। अगर आप खुद पिटिशन डालते हो और आप कॉम्पिटेंट है, आपको लगता है कि ये केस मैं खुद अच्छा तरीके से चला सकता हूँ, आर्ग्यू कर सकता हूँ, आपको वकील लगाने का भी गरज नहीं करता है। यू कैन आर्ग्यू इन पर्सन। सिर्फ आपको कानून का नॉलेज होना चाहिए, केस को किस तरह से रखना चाहिए, उतना थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मली हमारा हाईकोर्ट में जो बात करने का जो लैंग्वेज होता है वो हाईकोर्ट में इंग्लिश होता है हमारे संविधान की वजह से, लेकिन उसके निचली अदालतों में आपको जो लैंग्वेज में आपका जो प्रादेशिक भाषा है, मदर टंग है, उसमें आप बात कर सकते हो। उधर भी आपको लगता है कि अपना केस खुद चलाना चाहिए तो आप पार्टी इन पर्सन कर सकते हो। अब ये दूसरा केस देखो, मैन एक्विटेड ऑफ मर्डर चार्जेस आफ्टर सर्विंग 20 ईयर्स। पहले का 5 साल था, ये 20 साल के बाद में। थोड़ा आगे चलो, उल्टा हो गया। हाँ, अब ये देखो, दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांचे वारस अद्याप उपेक्षितच। इसके नीचे देखो, 26/11च्या हल्ल्यातील 166 मृतांपैकी 102 जणांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई दिल्याची राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती। अब ये जो केस है आपने सुना होगा, 1993 में अपने बॉम्बे में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था, बराबर है। उसके बाद में हमारे देश में तकरीबन लगातार नॉन स्टॉप
कई सारे बम ब्लास्ट हो गए, कई सारे। ओके, तो उसमें बम ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 4000 है, जो मारे गए झटके में, इधर बम फूटा इधर मर गया। और जो जख्मी हुए इनका नंबर तो उससे कई गुना ज़्यादा है। ओके, तो मैं जब गांव से इधर आया, एक बार ऐसा हुआ कि हम चर्चगेट से गाड़ी लेके इधर हमारे घर को निकलने के लिए कुछ कारण से हम नहीं आ पाया। बाद में आधे घंटे में पता चला वो ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। ये कभी की घटना है, 2007 की घटना है जो ट्रेन में ब्लास्टिंग हुआ था। तब ये ऐसा दिल में लगा कि आप काम के लिए जब घर छोड़ते हो तो घर में वापस आने का गारंटी नहीं है। मतलब ये बम ब्लास्ट के किस्से इतने खतरनाक एक के पीछे एक, आज इधर हुआ, 2-4 दिन हल्ला गुल्ला होता है, फिर से हम लोग भूल जाते हैं और दुनिया वाले बोलते हैं कि देखो बॉम्बे के लोगों का स्पिरिट कितना खतरनाक है। ये स्पिरिट नहीं है। आप काम पे नहीं जाएंगे तो आप भूखे मरेंगे, तो आपकी मजबूरी है काम पे जाना। और सरकार आपको बोलती है कि देखो बॉम्बे के लोगों का कितना स्पिरिट है, कल घटना हुई आज लोग काम पे तैयार हैं, डरते नहीं है। ये झूठा है, ये प्रैक्टिकली इसको स्पिरिट नहीं कहा जाता है। आप मजबूर है काम करने के लिए, काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ओके, तो इसका दूसरा पहलू ऐसा है कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के तहत हर आदमी को जीने का अधिकार है। वो ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि हर आदमी को उसका लाइफ छीन लिया नहीं जा सकता है। अगर उसने कुछ क्राइम किया हो तो क्राइम करने के बाद में आप उसको जब फांसी देते हो ना, तो फांसी देने के लिए भी आपको उसको पूरा केस चलाना पड़ता है, उसका गुनाह सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट में, तब जाके आप उसका लाइफ ले सकते हो। अब ये जो लाइफ टर्म है, लाइफ ऐसा नहीं है कि खाली उसका मतलब तुम्हारा ज़िंदगी है। लाइफ का मीनिंग ऐसा होता है कि आपको जीने के लिए जो चीज़ें लगती है, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ऐसे कई सारे चीज़ें। इस अधिकार का समझो जब उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा कर के देखो ये मेरा राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ है, मुझे इसका नुकसान भरपाई चाहिए, ऐसा तुम याचिका लगा सकते हो। ओके, तो ये जो घटना घटी अपने देश में, तो सिमिलर घटना जब अमेरिका में घटी थी 9/11 को, तब वहाँ की सरकार ने क्या किया था, उन्होंने ये घटना में जो लोग मारे गए वो गवर्नमेंट खुद वहाँ के जो विक्टिम है उनके घर पे गई और गवर्नमेंट ने जो आदमी मारा गया उसको 10 कोटी रुपया, और जो आदमी बच गया, जख्मी हुआ, यानी कि पैर गया हो, किसी का हाथ गया हो, तो गवर्नमेंट ने उनको 4 कोटी रुपए खुद ऐसा ऑफ़र किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे खिलाफ में कोर्ट में ऐसा कोई केस दाखिल ना करें, ऐसा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमने जो आपको 10 कोटी और 4 कोटी दिया है वो कम है, तो आपका अधिकार है, आप हमारे खिलाफ में कोर्ट में जाके आप हमसे नुकसान भरपाई वसूल कर सकते हैं। ये क्यों हुआ? तो गवर्नमेंट ने मान लिया कि हमने तुम्हारा लाइफ बचाने का जो हमारा जो ड्यूटी है उसमें हम असफल रहे। ये काम किसका होता है? हमारे नागरिक लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए गवर्नमेंट कैसा, अभी आप जो भी चीज़ खरीदते हो, जो भी चीज़ आप दुकान पे जाएंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे, आप रास्ते पे जाएंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे, उसमें से आपका टैक्स लिया जाता है। ये काहे के लिए? ओके, ये ऐसा ही टैक्स मिला करके गवर्नमेंट बनता है। उनका काम क्या होता है? गवर्नमेंट का सिर्फ 2 काम होता है बेसिक। सबसे पहला तो आपका लाइफ का प्रोटेक्शन करना, दूसरा आपका प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना। ये क्यों हुआ? अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाके बताता हूँ आपको। पुराने ज़माने में जंगल राज हुआ करता था, जिसकी लाठी उसका भैंस हुआ करता था। उस टाइम को वो लोग, जब उनका सिविलाइज्ड सेंस बढ़ा, तो वो लोग इकट्ठा होकर बोले कि ऐसा होगा तो किसी का अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा, जिसके हाथ में पावर होगा वही राजा बनेगा, दूसरों को मार देगा। तो हम क्या करेंगे, हम साथ में आकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपने नाम ये पॉलिटिकल साइंस में ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सब लोगों ने ऐसा करार किया कि हम लोग अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए हम में से किसी एक को चुन के देंगे, उसको कहेंगे बाबा तू राजा बन जा, तू हमारा लीडर बन जा, और तेरा काम है हम लोगों का लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हमारा प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना। ये करने के लिए तेरे को जो लगता है वो हमसे ही तुमको देना है। तो आज का जो हमारा गवर्नमेंट का फॉर्म है उस तरह का है। ओके, तो हमारे महाराष्ट्र में इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को नुकसान भरपाई देने के लिए कुछ कानून नहीं बनाया। तो अमेरिका में जो किस्सा हुआ, तो अमेरिका गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 कोटी रुपए दिया। ओके,
ये दोनों किस्से मेरे जब सामने आ गए तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। जब कोई बम ब्लास्ट में आदमी मारा जाता है तो उसको गवर्नमेंट इस तरह का कॉम्पेंसेशन क्यों नहीं देती है। तो मैंने खुद उसे में अपने आप को पिटिशनर बना करके, हालांकि मैं तो उसका विक्टिम नहीं बना, लेकिन कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे लोग जख्मी हो गए, जो परमानेंटली जॉबलेस हो गए। तो ऐसे लोगों का परिवार के ऊपर क्या होता होगा असर। मान लो किसी का ब्रेड अर्निंग आदमी बम ब्लास्ट में मारा गया हो, उसका परिवार का क्या असर होता होगा। उसका तो बेचारे का लाइफ गया, तो पूरा कुटुंब जो है, पूरा परिवार जो है, परमानेंटली वो भी विक्टिम बन जाता है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनको नुकसान भरपाई देना चाहिए करके मैंने एक पिटीशन लगाया। अभी स्लाइडली मैं आपको बताता हूँ दूसरा एक एग्जाम, ये समझने के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट है हमारे देश में। समझो आप रास्ते पे चल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आपका उसमें पैर टूट गया या आप समझो आप मारे गए, ओके। तो आपका जो डिपेंडेंट लोग है वो कोर्ट में जा करके पिटीशन फाइल करेगा, वो कानून के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। मान लो उस टाइम को आपका सैलरी था 1 लाख रुपया, आपका उम्र था 30, ओके। आपके ऊपर डिपेंडेंट थे आपकी बीवी, 2 बच्चे, माताजी पिताजी। ये सब बातों को कंसिडर करते एक फार्मूला दिया गया कानून में। आपका उम्र 30 था, आप हमारा जो नेशनल ये है डेटा है कि नॉर्मल एवरेज लाइफ कितना है, तो 60 पकड़ लो। आप 60 साल तक पर मंथ को 1 लाख रुपया कमाता था, तो कितना हुआ रिमेनिंग 30 ईयर का, आप 30 साल में मर गया, ओके। उसमें से आप मान लो खुद के लिए 20% खर्चा करता होगा खुद के लिए, रिमेनिंग 80% कितना हुआ। उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग था, उनका लॉस कितना हुआ। ये सब जो फिगर है कंसिडर करते हुए ये कानून के तहत मैंने देखा है लोगों को 1-1 कोटी, 2-2 कोटी, 3-3 कोटी नुकसान भरपाई मिलता है ये कानून के तहत। लेकिन मान लो यही आदमी किसी एक्सीडेंट में ना मारा गया हो, लेकिन बम ब्लास्ट में मारा गया हो, उसको 0, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। वो किधर जाएगा, उनका लोग किधर जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ कानून बनाया नहीं। तो मैंने पिटीशन फाइल किया था हाईकोर्ट में कि एग्जाम्पल दिया था कोर्ट को, एक्सीडेंट में मारे गया तो उसको आप लोग नुकसान भरपाई देता है, लेकिन बम ब्लास्ट में मारा गया तो आपके पास में कुछ पॉलिसी नहीं है। आप बोलते हो दुनिया को हम वेलफेयर स्टेट है, हम आने वाले ज़माने में महापावर बनने वाले, महासत्ता बनने वाले, ओके। तो उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारे देश के कैबिनेट को डायरेक्शन दिया कि इतना बड़ा इशू है और ये इग्नोर किया गया इस सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप ताबड़तोड़ कानून बनाओ, और कानून जब बनेगा तब पिछले डेट से लागू होगा। तो इसका ऐसा रिजल्ट आया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अभी स्टार्ट तो हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपया देना है। अभी इसके तहत है ना, गवर्नमेंट को 200-300 कोटी के तहत पैसा देना पड़ा है ये रिजल्ट की वजह से। अब महाराष्ट्र में कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 लाख रुपया और स्टेट गवर्नमेंट का 5 लाख रुपया। और कब से, कसाब का जब अटैक हुआ था उसमें मारे गए लोग, वो सब लोगों को भी इसके तहत दिया गया। इसलिए देखो न्यूज है 26/11 का हल्ल्यातील 166 पैकी 102 जणांना नुकसान भरपाई दिल्याची राज्य सरकारची माहिती। अभी इसमें दिया ना, इनको गवर्नमेंट को करोड़ रुपए देना पड़ा। फिर भी मैं मानता हूँ कि ये बहुत कम अमाउंट है, 5-10 लाख रुपया किसी का लाइफ के सामने बहुत छोटा अमाउंट है। इसके लिए मैंने ये मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में खुद गया था। अब वो मेरा सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था, उन्होंने बोला कि अब आपका कहना तो ऐसा है कि हमारा गवर्नमेंट भिखारी बन जाएगा। मतलब ये हमारा कॉमन लोगों का बात इतना आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी अभी इस विषय के ऊपर मेरा काम चालू है। अभी फिर से नए तरीके से, जैसा मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी, मतलब ये इसके खिलाफ मैं अपील में गया था। अब इसमें जो आदेश आया था, उन्होंने कहा गया था कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के वैसा ही कानून बनाओ उसी तरह से। इन्होंने वो ना करते हुए सीधा सीधा बोल दिया कि हम 5 लाख देंगे, स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख देगा। तो ये मैटर को मैंने सुप्रीम कोर्ट में लेके गया और कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो फार्मूला है वैसा ही फार्मूला लागू करो। आपने नाम सुना होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी है। कोई वर्कमैन अगर काम करते करते कुछ हादसा होता है, आपको शायद वो पढ़ने में आता होगा, आपकी इसमें भी होगा, वो उसमें वही फार्मूला है, सेम फार्मूला। तो वही फार्मूला लागू करके ये जो आतंकवादी हमलों में लोग मारे जाते हैं उनको भी आप सेम तरह का कंपनसेशन दो। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपका हिसाब से तो ऐसा मतलब हमारा देश भिखारी बन जाएगा, गवर्नमेंट भिखारी बन जाएगा। तो उन्होंने वो मेरा बात को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी इस विषय के ऊपर और काम करना है, आगे चलना है आगे। अभी ये जो किस्सा आप देख रहे हो, प्रशिक्षणावेळी आजारी पडल्याने बडतर्फी, ये एक ऐसा एक मज़ेदार किस्सा है। एक कांस्टेबल पुलिस में भर्ती हुआ, भर्ती करने के पहले उनको पुलिस ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो पुलिस ट्रेनिंग के समय वो बेचारा कुछ दिनों के लिए आजारी मतलब सिक हुआ।
उसको सिक मेमो मिलता है। सिक मेमो के बाद में आपको 15 दिन छुट्टी मिलती है, आप जाके ट्रीटमेंट करवा के आ जाओ। वो उसने किया, उसने ड्यूटी ज्वाइन किया और उसको ट्रेनिंग होने के बाद में सर्टिफिकेट मिला कि आप पास हो गए हो, ये जॉब पे लग गया। 3 सालों के बाद में, उसके बाद में आराम से अपना ड्यूटी कर रहा है, अभी जो कुछ मालूम नहीं है। 3 सालों के बाद में एक ऐसा सरफेरा ऑफिसर आया, CP कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसने इसका रिकॉर्ड छीन के निकाला, मतलब खुद के निकाला। अरे बोला आपने तो पुलिस ट्रेनिंग के समय को, आपने जो ट्रेनिंग चल रहा था उसके दौरान आप बार बार बीमार गिरते थे और आपने बहुत बार सिक मेमो लिया है। इसका मतलब ऐसा निकलता है कि आपने पुलिस ट्रेनिंग जो है इफेक्टिव तरीके से नहीं लिया है। ओके, और इफेक्टिव तरीके से पुलिस ट्रेनिंग नहीं लिया, इसका मतलब ऐसा निकलता है कि आपको ये जॉब में, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए वो आदमी को काम से निकाल दिया, उसको डायरेक्ट डिसमिस फ्रॉम सर्विस। अभी आपको कॉमन सेंस का बात है, बीमार गिरना या किसी के हाथ में होता है क्या? ये कोई ह्यूमन कंडक्ट बोलते हैं क्या उसको? ह्यूमन कंडक्ट मतलब मैंने ये गिलास उठा के इधर का, ये मेरे हाथ से हुआ है, ह्यूमन कंडक्ट। ओके, तो ह्यूमन कंडक्ट किसी ने गलत किया, कानून के खिलाफ में किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिसकंडक्ट बोलेंगे। और मिसकंडक्ट पनिशेबल रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, अभी बीमार गिरना ये किसी तरह का मिसकंडक्ट नहीं है, फिर भी उसने काम से निकाल दिया। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है मालूम है? वो जो आदमी था वो पारधी समाज का था। पारधी समाज आपने सुना है कभी नाम? पारधी समाज हमारे देहाती इलाकों में एक समाज होता है जो पुराने ज़माने में चोरी का काम करता था, ऐसा हमारा मान्यता है। ओके, उनको बैकवर्ड कहा जाता है, उनको SC कैटेगरी में लाया जाता है। ओके, तो हमारे समाज में जो जातिवाद का जो जातीयता है, जो कास्टिज्म है, ये इस तरह से डिपार्टमेंट में भी आज काम कर रहा है। ये इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वो आदमी पारधी समाज का था, कि पुलिस डिपार्टमेंट में कैसा काम कर रहा है, इसको निकाल के वहाँ से फिर से वही धंधे को लगाना चाहिए करके वो माइंड में रखते हुए ये ऑफिसर ने काम किया था। ये किस्सा फिर हमारे सामने आया, हमने उसका किस्सा कोर्ट में लेके गया। कोर्ट को मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया कि देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो दबे हुए, कुचले हुए जो लोग हैं, इनको मेन मुख्य प्रवाह में लाना एक गवर्नमेंट का काम है। और उसी की बदौलत ऐसे लोग जो पारधी समाज के होने के बाद में चोरी का काम छोड़ के आज चोरों के खिलाफ में काम करते पुलिस डिपार्टमेंट में आके, अब इस तरह के ऑफिसर लोग हैं, उनको फिर से वहाँ से निकाल करके वही काम करने के लिए मजबूर करते हो। ओके, तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि आपने रामायण का नाम सुना होगा। ओके, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि, बराबर। वाल्मीकि पहले कौन था? चोर। ओके, जब चोर को रिफॉर्मेशन मतलब रिफॉर्म होने का मौका मिला तो उसने क्या किया? वही चोर, दरोडेखोर, उसने रामायण लिख दी, बराबर। यानी कि गलत आदमी को भी जब रिफॉर्म होने का मौका मिलता है तो उससे यहाँ से कितना अच्छा काम हो सकता है। तो ये मैंने बोला ये ऑफिसर ने शायद हमारे देश का इतिहास जो रामायण है वो पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ता था तो इस तरह से गलत काम नहीं करता था। वो आदमी को काम पे लिया गया और जितना दिन लगा उसका पूरा पगार उसको घर में बैठे बैठे मिल गया। कैट ऑर्डर्स डिवीजन ऑफ 2014 IPS प्रमोशंस। ओके, अब ये किस्सा ऐसा हुआ है, एक संजय, नाम दिख रहा है आपको, संजय शिंदे करके? हाँ, ये हमारे बॉम्बे में DCP करके काम किया करते थे और ये इनका जो डायरेक्ट DYSP करके ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। DYSP के पोस्ट के ऊपर आप समझो 8 साल काम करते हो तो आपको IPS बनने का मौका मिलता है, एक तरीका। दूसरा UPSC का एग्ज़ाम देके आप डायरेक्ट ऊपर से IPS आके बन सकते हो। ओके, ये आदमी ने 8 साल काम करने के बाद में इसका जब IPS का बनने का मौका आया तो इसको IPS ना बनाने के लिए इसका जूनियर लोगों को ऊपर भेज के IPS बना दिया गया। इनका जो रैंक था जब ये डायरेक्ट DYSP बन के आए, इनका रैंक तीसरा था महाराष्ट्र में। 22वां रैंक वाला आदमी को इनका ऊपर बिठा दिया, इनको 22 पे लेकर बिठा दिया। उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि आदमी IPS नहीं बन सका। तो हमने केस चलाया, केस जीता, तो कैट ने ऑर्डर दिया जितना तुमने भर्ती किया ना IPS को, इसको फिर से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फिर से लो। तो इसीलिए बोलता है रिवीजन ऑफ 2014 IPS प्रमोशन। तो आपको मतलब ये कैसा लगा? तो हमारे कानून के अब ये अच्छा मज़ेदार सवाल है ये देखो, ऐसा कई सारा लोग भी मेरे को जब आता है केस लेके तो पूछता ही सर आपने केस को कितना समय लगेगा। तो मैं उनको मजाकी मूड में बताता हूँ कि मेरा प्रोफेशन लॉयरिंग का है, प्रेडिक्शन का नहीं है। मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ,
भविष्यवेता नहीं हूँ, भविष्यकार नहीं हूँ। ये मतलब मजबूरी है। आपने जो पूछा ना कि कोई भी केस का एक लाइफ स्पैन होना चाहिए। मान लो आपके ऊपर अन्याय हुआ, आपको 6 महीना, साल, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। ओके, इसके तहत कोर्ट का फैसला आना ही चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है कि एक केस 20-20 साल चलता है, 15 साल चलता है, 10 साल चलता है। ये ऐसा एक फील्ड है जिसमें इसके ऊपर काम, इसलिए हमारा एक कहावत है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, 7 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, यही फैसले अगर टाइम पे आते थे तो इनके साथ में जो वहाँ नहीं होता था। ओके, तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, अभी आपने जो पूछा, ऐसा लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए समाज में से। अब दिक्कत ये है कि जब तक आप कोर्ट में गया नहीं तो हमारा कोर्ट में क्या चलता है हमको मालूम ही नहीं है। तो समाज में जो प्रॉब्लम है, हमारे न्याय व्यवस्था में जो प्रॉब्लम है, ये आदमी को, सामान्य आदमी को मालूम ही होता नहीं जब तक वो खुद आके उसका विक्टिम ना बने। आपके साथ में कुछ घटना घटी, आप कोर्ट में गए, तब आपको मालूम होता है कि हमारे कोर्ट सिस्टम में ये इस तरीके के प्रॉब्लम है। सर, जो आपने वो पीआई का बताए थे, मींस कि अगर कोई कंपनी, हाँ, PIL का, हाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, हाँ, तो जो सेकंड पर्सन रहेगा, यस, अगर वो एज अ स्टडी भी करता रहेगा तो वो उसका केस जाके जा सकता है। लिमिट, मिनिमम एज क्या रहेगा? आपका खाली मिनिमम एज 18 के ऊपर होना चाहिए। हाँ, 18 के ऊपर होना चाहिए। और कुछ फॉर्मेलिटी? बाकी फॉर्मेलिटी इतना ही है कि आप जाने के पहले उस विषय का अच्छा अध्ययन करें। वो जो इशू है, लीगल इशू है, पूरा स्टडी करें अच्छी तरीके से। उसका जो प्रूफ है उसको इन्वेस्टिगेट करके, खुद रिसर्च करके सामने लाए, और पूरा तैयारी के साथ में आपको जिस तरीके से प्रेजेंट करना आता है उस तरीके से। अभी मान लो मेरे साथ में कुछ किस्सा हुआ, ओके, उसको बयान करना है। अब बयान करने का कोई फॉर्मेट होता है क्या? है ना, आपको जैसा लगा वैसा उस तरह से आप बता सकते हो। इतना ही है कि कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश भाषा में जिस तरह का आपका, किसी का लेवल ऊंचा रहता है, किसी का नीचा रहता है, इसका कुछ मायने रखता नहीं। आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कुछ रिजल्ट चाहिए, इसके ऊपर कुछ न्याय होना चाहिए, बस इतना ही कोर्ट के सामने आना है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ऐसा न्यूज़ आया पेपर में, वो न्यूज़ जब जज पढ़ता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वो न्यूज़ के ऊपर ही वो सो मोटो पिटीशन दाखिल कर लेते। वो बोलते, वो न्यूज़ के तरफ से उनको मालूम हो रहा है कि समाज में प्रॉब्लम चल रहा है, वो बोलते हैं कि नहीं हम ये केस चलाएंगे। फिर गवर्नमेंट को नोटिस निकलता है, ये विषय में आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेटरली भी लिख सकते हो। आपने समझो देखा कि आपके समाज में इधर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोर्ट में जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो आपने लेटर लिखा, और लेटर के साथ में जो प्रूफ है, वो जो आप बता रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए, वो उसके साथ में अगर लगा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को लिखते हो या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लेटर को भी वो PIL करके ट्रीट भी कर देते और उसके ऊपर केस चलता है। ऐसे ही बहुत सारा हुआ है। कई लोग जेल में सड़ रहे, उनको कोर्ट में आना होता नहीं, तो जेल से लेटर लिखते हैं, तो जेल से लेटर जो लिखा जाता है उनका पिटीशन बोल के कोर्ट में केस चलता है। तो ऐसी हमारी व्यवस्था है। और किसी को कुछ पूछने का? ओके, बस पे केस होता है सर। अगर मैंने किसी को हायर किया केस करने के लिए, यस, और जो मेरा जो दूसरा पार्टी है, ओके। वो उसको पैसे देके खरीदे, और मैं सब कंटिन्यू। अभी देखो क्या होता है, लॉयर, जजेस, पॉलिटिशियन या कोई और सरकारी नौकर, डॉक्टर, ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से आते हैं? समाज से। ओके, तो लॉयर, जजेस, पॉलिटिशियंस, ये कहाँ आसमान से टपके हुए किसी दूसरी दुनिया से आए वाले लोग तो नहीं है, ये हम ही में से कोई बनता है। ओके, तो ऐसा लॉयर है मतलब समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे गंदे समाज है ना। तो प्रॉब्लम क्या है समाज में, इसीलिए कहावत है, आपने सुना होगा, यथा प्रजा तथा राजा। जैसा लोग है उसमें से ही लोग बनेगा, लॉयर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। अगर गंदा है तो गंदा डॉक्टर बनेगा, गंदा लॉयर बनेगा। तो ये प्रॉब्लम समाज का है। इसीलिए आपको जो NSS के माध्यम से जो कॉलेज ने इधर लाया है, आप ये देहाती इलाके में जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ देखने को मिलता है। ओके, तो आपको एक आइडिया मिलता है, शायद आपको अदरवाइज कभी आप इधर आया नहीं हो, ये कैसा लोग जीते हैं या आपने कभी देखा नहीं हो। इसी माध्यम से ये जो उपक्रम है NSS का, आपको रियलिटी पता लगे, इसी माध्यम से ला जाता है। ये समाज का प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सर। बस अच्छा, अपना अंडर एक्ट ना 354 का, अगर पुलिस वाला उसको मालूम है कि वो FIR जो झूठा है,
तो पुलिस वाला फिर भी लिखता है वो, हाँ 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 बराबर, क्योंकि उसको लेडीज वाला रहता है मैटर, हाँ 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 उसको लेना पड़ता है। हाँ, हाँ। लेकिन उसको ये चीज मालूम है कि वो झूठा है, तो हाँ। उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन। हाँ, तो उसके ऊपर सोल्यूशन ऐसा है कि अभी देखो, आपको लगता है झूठ है, हाँ अभी ये झूठ है, ये जो किस्सा है वो झूठ है, ये साबित करने के लिए आपके पास में प्राइमा फेसी कुछ है क्या? मान लो एग्जाम्पल, समझो आप थाने में हो, ओके, और थाने में हो, इसका आपके पास में प्रूफ है, आपके खिलाफ में केस बनता है मुंबई में कि आप इस जगह पे आके कुछ क्राइम किया, ओके, तो ऐसा प्रूफ है कि आपके पास में कि बाबा इस टाइम को मैं उस जगह पे था ही नहीं, मैं इधर था, ओके, तो ऐसा आपके सामने अगर प्रूफ है तो आप वो एफआईआर को क्वाश करने के लिए सीधा हाईकोर्ट में जाके पिटीशन डाल सकते हो। ये झूठा केस मेरे खिलाफ में बनाया गया है, हालांकि ये इस टाइम को मैं इधर था, लेकिन इधर में जो दिखा करके मैंने ये कुछ गुनाह किया, ऐसा झूठा केस बनाया गया है, तो ये करने वाले ने झूठा केस किया है, जो किया है, झूठा केस करना भी एक हमारे कानून से अपराध है, करने वाला जो झूठा है उसके ऊपर भी अपराध बनता है, तो आपको रेमेडी भी अवेलेबल है, लेकिन आपके पास में ऐसा मतलब स्ट्रांग प्रूफ होना चाहिए कि ये झूठा है, ये बताने के लिए। प्रूफ ना हो, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, हाँ हाँ तो अभी देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक एक प्रिंसिपल है, एवरी सिटीजन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, आपको समझ रहा है? एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसलिए आपको आरोपी कहा जाता है, आपको दोषी नहीं कहा जाता है। आपके ऊपर केस बनता है ना, आप आरोपी बनते हो, मतलब आप पे आरोप लगाया गया है, तो दोष नहीं सिद्ध नहीं हुआ है, तो आरोप, सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, तो आरोप जब लगता है तो लगाता कौन है? पुलिस वाला, बराबर, तो ये पुलिस का ड्यूटी बनता है कि जो आरोप लगाया उसको कोर्ट में सिद्ध करे, और जब झूठा केस होता है तो ये नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है कि झूठा केस बनते समय ये लोगों को हाथ से 100 गलतियाँ होती है, ओके, आपका वकील जो रहेगा क्रॉस करता है, आपको मौका मिलता है, जो आदमी आके आपके खिलाफ में बोल रहा है कि आपने ये किया, वो आपका जो वकील है उसको 10 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, और कोर्ट बोलता है कि ये आदमी झूठा है, इसके ऊपर कुछ नहीं, आपको आदेश भेज होता है, ओके, थैंक यू। थैंक यू पांचाल सर। पांचाल सर ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया लॉ, जुडिशरी और कायदे के संदर्भ में। आप लोग जितनी प्रोत्साहितता से उन्हें बहुत से सवाल पूछ रहे थे, ये और भी बढ़ सकते थे, लेकिन अपना अगला लेक्चर अभी 5 बजे नेक्स्ट लास्ट, आज के दिन का लास्ट लेक्चर जो है तो वो शुरू करना है, और उसके पहले अपने को टी ब्रेक करना है, इसलिए मैंने जरा क्वेश्चन्स को थोडी सी रोक लगा दी। सो थँक्यू व्हेरी मच सर, अतिशय चांगलं मार्गदर्शन तुम्ही केलेलं आहे, मुलांना जागरूक करून दिलं आहे कायद्याच्या बाबतीत, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत, करप्शनच्या बाबतीत। त्यात मी निर्मल महाविद्यालयातर्फे तुमचं स्वागत करतो। तुम्हाला एक छोटीशी भेट मी या निमित्ताने देतो आहे। थँक्यू बसू सर। हां, अभी फाइनल NSS clap goes on. Thank you.